इंडिका, अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये एक ऐसी किताब है जो हमें भारत की भूवैज्ञानिक और जैविक इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। ये किताब सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन भूगोल, प्रकृति और प्राणियों की कहानी है। ये वो कहानी है जो हजारों या लाखों सालों तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबों सालों तक विस्तृत है। इस किताब के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत का भूगोल, यहाँ की पेड़ पौधे, जानवर और खुद यहाँ की धरती कैसे बदलती गई। इस किताब के लेखक प्रणय लाल एक बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान और प्रकृति की हिस्ट्री को समझने में बिताया है। उनका लिखने का स्टाइल बहुत इंगेजिंग है, जिसमें वो टेक्निकल बातों को भी आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। एक बायोकेमिस्ट होने के नाते उनका ध्यान भारत के जियोलॉजिक इतिहास के प्रति है, और इस वजह से वो हमें एक अलग दृष्टि से भारत की कहानी बताते हैं, वो दृष्टि जो हम आज तक नहीं देख पाए। इंडिका को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास की प्रकृति को सिर्फ उस रूप में देखते हैं जो अब हमारे सामने है। लेकिन भारत की धरती, यहाँ का माहौल, यहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब कुछ अरबों सालों तक कैसे इवॉल्व हुआ, ये जानना हमें अपने आसपास की दुनिया को नया नज़रिया देगा। इस किताब की अच्छी बात यह है कि ये इतिहास को एक नए तरीके से दिखाती है। ज़्यादातर इतिहास की किताबें राजा, सुल्तानों और कबीलों पर केंद्रित होती है, लेकिन इंडिका उन्हें छोड़कर उन दृश्यों को सामने लाती है जो भारत के प्रकृति और भूगोल से जुड़े हैं। यहाँ की प्राचीन चट्टानों से लेकर यहाँ की वाइल्ड लाइफ तक सभी कुछ एक अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है। भारत का जो रूप आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले भारत एक अलग महाद्वीप का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड। इस प्राचीन महाद्वीप में आज के ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका भी शामिल थे। भारत इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में था, करीबन 180 मिलियन साल पहले। भारत इस प्राचीन भाग से अलग होना शुरू हुआ और धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर सफर करता गया। यह सफर एक टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण हुआ, जो प्रकृति के अंदर होने वाले बड़े और धीरे गति से होने वाले भौगोलिक परिवर्तन का हिस्सा था। टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि पृथ्वी के अंदर की भौगोलिक स्तंभ हैं, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। भारत की टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे एशिया की प्लेट से टकराने लगी और ये टकराव करीबन 50 मिलियन साल पहले अपने चरम पर पहुंचा। इस टकराव के नतीजे में हिमालय पर्वतों का जन्म हुआ। हिमालय दुनिया के सबसे नए और सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जो अब भी पृथ्वी के टेक्टोनिक फोर्स के कारण लगातार बढ़ रहे हैं। यह समझने के लिए कि कैसे भारत की प्लेट टकराई, हम एक सरल उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब दो गाड़ियां धीमी गति से एक दूसरे की तरफ चलती हैं और टकराती हैं, तो टकराव के बाद दोनों गाड़ियों की बॉडी धंस जाती है। इसी तरह भारत और एशिया की प्लेट्स की टकराव से हिमालय पर्वत ऊपर उठते गए। हिमालय की ये उठन सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि इस टकराव ने भारत के पूरे महाद्वीप के माहौल को भी बदल दिया। भारत के एशिया से जुड़ने के बाद यहाँ का क्लाइमेट ड्रामेटिक तरीके से बदलने लगा। हिमालय ने भारत को ठंडी हवाओं से बचाना शुरू किया, जिससे यहाँ गर्मियाँ और सर्दियाँ स्पष्ट तरीके से अलग होने लगी। इस भौगोलिक परिवर्तन के कारण भारत में मानसून का विकास हुआ, जो भारत के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस पूरे प्रक्रिया को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ की विभिन्न जीव जंतु और पौधे इसी बदलते हुए क्लाइमेट के कारण इवॉल्व हुए। भारत के मध्य और दक्षिण में जो समतल मैदान हैं, वो हिमालय से नीचे आई मिट्टी के कारण विकसित हुए और इसी के कारण यहाँ की जमीन खेती के लिए उपयुक्त हुई। भारत की प्लेट अब भी एशिया से टकरा रही है
और इस टकराव के कारण हिमालय लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल हिमालय कुछ मिलीमीटर और ऊंचे हो जाते हैं और कभी कभी इस टकराव के कारण यहाँ भूकंप भी आते हैं। ये टकराव भारत के प्राकृतिक इतिहास की एक जीवित मिसाल है, जो हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के अंदर का व्यवहार कितना गहन और राजमयी है। भारत का ये टेक्टोनिक सफर एक अद्भुत कहानी है। ये एक जियोलॉजिक कहानी है जो हमें सिर्फ पृथ्वी के भूगोल के बारे में नहीं, बल्कि इसके संबंध में होने वाले परिवर्तनों और प्रकृति के कई रूपों के बारे में भी सिखाती है। भारत के भूमंडल पर सबसे पहली जिंदगी का अस्तित्व करीबन 3.5 बिलियन साल पहले दिखाई देना शुरू हुआ था। ये वो समय था जब पृथ्वी पर गर्मी और प्रचंड प्राकृतिक स्थितियां थी और जीवन अपने सबसे आदि रूप में था। ये प्राचीन जीवन का रूप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में था, जो समुद्रों के गर्म और जियोथर्मली एक्टिव इलाकों में बसते थे। साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों ने पहली बार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विकसित किया, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले फॉसिल्स हमें यहाँ के प्राचीन जीवन के बारे में कई रोचक जानकारी देते हैं। फॉसिल्स जो प्राचीन समय के पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बचे हुए मिलते हैं, वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि कैसे भारत के विभिन्न हिस्से विचित्र और समृद्ध जीवन जंतुओं के घर थे। गुजरात के कच्छ और कटियावर क्षेत्रों में कई रोचक फॉसिल्स मिले हैं, जो करोड़ों साल पहले के डायनासोर्स और समुद्री जीवों के बारे में जानकारी देते हैं। टिकटैलिक जैसी एंशियंट फिश प्रजाति का फॉसिल यहाँ मिलता है, जो एक ऐसे जीव का रूप था जो समुद्री जीवन और स्थलीय जीवन के बीच एक ब्रिज के रूप में था। ये फॉसिल्स ये बताते हैं कि भारत के प्री हिस्टोरिक क्षेत्रों में पानी और स्थल दोनों पर जीवन का विकास हो रहा था। और बात सिर्फ डायनासोर्स तक सीमित नहीं थी। भारत के प्राचीन समय में कई प्रजातियों के पौधे भी दिखाई दिए, जो आज भी अपने विशेष रूप में स्थिर हैं। फॉसिल्स में फर्न्स और कोनिफर्स जैसी वृक्ष प्रजातियों के निशान मिले हैं। जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट अपनी स्थितियां बदल रही थी, तब यहाँ की प्रकृति और जीवन भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। जो प्राचीन जंगल और वेटलैंड्स यहाँ विकसित हुए, उन्होंने कई प्राकृतिक सिस्टम्स को जन्म दिया। भारत के प्राचीन जंगल, यहाँ के घने फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स कई प्रकार के जीवन को संभाल रहे थे। फर्न्स, कोनिफर्स और कुछ प्राचीन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ के जंगलों का एक मेजर हिस्सा थे। इन फॉरेस्ट के विकास के साथ ही यहाँ के पानी के सोर्सेस जैसे नदियाँ और तालाब भी विकसित हुए। भारत के पहले रिवर सिस्टम्स जो मानसून और ग्लेशियल पानियों के सहारे बनते जा रहे थे, वो यहाँ के जीवन को आधार दे रहे थे। आज भी भारत में कई ऐसे जैविक क्षेत्र हैं जो इस प्राचीन समय के इकोसिस्टम का आभास देते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले कई एंशिएंट वृक्ष प्रजातियां और नदी प्रणालियों का विकास हमें इस बात की याद दिलाता है कि किस तरह प्री हिस्टोरिक जीवन और इकोसिस्टम्स का एक अच्छा प्रणाली यहाँ पे विकसित हुई थी। भारत के प्राचीन जीवन केवल एक बायोलॉजिकल कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम का विकास था, जिसमें पृथ्वी, पौधे और प्राचीन जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर के युग को देखते हुए भारत का भूमंडल उस समय के जीवन का एक अच्छा उदाहरण था। लगभग 250 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स का विकास अपने चरम पे था, भारत का भूगोल विचित्र था और यहाँ की जलवायु भी डायनासोर्स के जीवन के लिए अनुकूल थी। यह प्राचीन समय वो था जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट अभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और धीरे धीरे एशिया की तरफ अपना सफर तय कर रही थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जो यहाँ के प्राचीन समय में डायनासोर्स के विकास का एक प्रमाण है। सबसे प्रमुख फॉसिल क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन शामिल हैं। राजनसॉरस, जो कि भारत में पाया गया एक प्राचीन डायनासोर था, इसका फॉसिल गुजरात के नर्मदा वैली में मिला था।
ये एक विशेष तरह का थेरोपॉड डायनासोर था जो अपनी राजसी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम राजासोरस पड़ा, जिसका अर्थ होता है किंग लिजर्ड। ये कार्निवोरस प्राणी लगभग 65 मिलियन साल पहले यहाँ के जंगलों और घाटियों में घूमता था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ और डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों प्रकार के डायनासोर्स बसते थे। भारत में कुछ प्रमुख डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है। राजासोरस के अलावा बारापासोरस एक और मशहूर डायनासोर था जो लगभग 200 मिलियन साल पहले के जुरासिक युग का था। ये डायनासोर अपने विशाल, लंबी और बड़े शरीर के लिए जाना जाता था और ये भारत के प्री हिस्टोरिक जंगलों में बड़े पौधों को भोजन करता था। इंडोसोचस एक और थेरोपॉड प्रजाति भारत के क्रिटेशियस युग में पाया गया एक कार्निवोरस डायनासोर था। यह डायनासोर अपने शार्प टीथ और शिकार करने की शक्ति के लिए जाना जाता था और उस समय के इकोसिस्टम में शिकार के गतिविधियों को अंजाम देता था। इस प्रजाति के फॉसिल्स मध्य प्रदेश में मिले हैं। डायनासोर का युग का अंत 65 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के कारण हुआ, जब पृथ्वी पर एक विशाल एस्ट्रॉयड गिरा था। यह इवेंट पृथ्वी के जलवायु में एक ड्रामेटिक परिवर्तन लाया, जिसने कई प्रजातियों को समाप्त कर दिया। यह एस्ट्रॉयड के गिरने के बाद मैसिव फायर्स, ऐश क्लाउड्स और टेम्परेचर के अचानक बदलाव ने पृथ्वी के जलवायु को इतना बदल दिया कि कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना असंभव हो गया। भारत में भी यह इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखाई दिया। प्राचीन जंगलों और नदी प्रणालियों का प्रभाव घटा और डायनासोर्स जैसे विशाल प्राणी समाप्त हो गए। ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद भारत का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। ये एक्सटिंक्शन इवेंट केवल डायनासोर्स को नहीं बल्कि पृथ्वी के विभिन्न जीव जंतुओं और प्रकृति को भी प्रभावित कर गया, जिसमें नए प्राणियों और पौधों का विकास शुरू हुआ। मास एक्सटिंक्शन के बाद भारत का भूगोल और यहाँ का जीवन धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। यही वो समय था जब नए प्राणियों का विकास हुआ जो आज हमारे जंगल, पानी के सोर्सेस और प्राकृतिक स्थलों में बसते हैं। जब डायनासोर्स का युग समाप्त हुआ तो पृथ्वी का इकोसिस्टम एक नए दौर में प्रवेश कर गया, जो मैमल्स के विकास के लिए एक आदर्श अवस्था थी। मास एक्सटिंक्शन के बाद जब डायनासोर्स समाप्त हो गए तो पृथ्वी पर मैमल्स का विकास तेज गति से होने लगा। भारत का भूगोल भी अपनी एक यूनिक स्थिति में था। ये वो समय था जब भारत के अंदर नए प्रकार के प्राणी डेवलप हो रहे थे और उन्होंने इस नए इकोसिस्टम में अपनी जगह बनाने शुरू की। ये पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला, जिसमें भारत में स्मॉल मैमल्स का विकास सबसे पहले देखने को मिला, जैसे रोडेंट्स और स्मॉल कार्निवोर्स। ये मैमल्स अपनी एडेप्टेबिलिटी और रैपिड रिप्रोडक्शन की वजह से इस चेंजिंग इकोसिस्टम में सर्वाइव करने में सक्षम थे। धीरे धीरे ये छोटे मैमल्स बड़े और कॉम्प्लेक्स प्राणियों में इवॉल्व हुए, जैसे प्राइमेट्स, जो आगे चलकर आज के मंकीज और एप्स का रूप लेते हैं। इस युग के दौरान भारत के अंदर नए इकोसिस्टम बन रहे थे। जंगल्स, डेजर्ट्स और कोस्टल रीजन्स जैसे विभिन्न स्थलों का विकास हो रहा था। हिमालय के उदय से नई नदियां बनी जो भारत के विभिन्न भागों में जीवन को संरक्षण और पानी का सोर्स प्रदान करती थी। भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डाइवर्स प्रकार के प्राणी और पौधों का विकास हुआ और जंगल का ये दौर अभी भी भारत की बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है। वेस्टर्न घाट्स, जो भारत का एक और नेचुरल वंडर है, ये रीजन ट्रॉपिकल जंगलों का एक जीवित उदाहरण है, जहाँ प्राचीन पौधों और प्राणियों का विकास अब तक देखने को मिलता है। इस दौर में भारत के डेजर्ट्स जैसे थार डेजर्ट भी इवॉल्व हुए, जहाँ के प्राणी अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। जब भारत और एशिया का कोलिजन पूरा हुआ तो एशिया के कई प्राणियों ने भारत में माइग्रेट करना शुरू किया। एलिफेंट्स, जो भारत के एक खास प्राणी हैं, उनका विकास अफ्रीका और यूरेशिया में होता हुआ भारत के अंदर हुआ। आज हम भारत के जंगलों में जो एलिफेंट्स देखते हैं, उनका इवोल्यूशन इसी
माइग्रेशन के दौरान हुआ था। ये बड़े मैमल्स भारत के इकोसिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। टाइगर्स जो भारत के एक आइकनिक प्राणी हैं, उनका विकास सेंट्रल एशिया से आया था। ये बड़े प्रेडेटर भारत के विभिन्न जंगल रीजन्स में एडेप्ट होने लगे और धीरे धीरे भारत के कोर इकोसिस्टम्स में एक प्रमुख प्राणी बन गए। ये प्राणी भारतीय इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन करने में एक बड़ा योगदान देते हैं। राइनो स्पीशीज भी उन्हीं विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बड़े मैमल्स भारत के वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स में अपना घर बनाने लगे। राइनो स्पीशीज जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, एक खास प्राणी है जो वेटलैंड इकोसिस्टम को शेप करता है। ये दौर भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस की दृष्टि से भी काफी प्रभावशाली था। हिमालय के उदय के बाद मानसून का विकास हुआ, जो भारत के जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित करने लगा। इस बदलते मौसम ने भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को संरक्षण दिया और ये परफेक्ट अवस्था थी लार्ज मैमल्स के इवोल्यूशन के लिए। मानसून के दौरान भारत के जंगल समृद्ध होने लगे और इससे बड़े मैमल्स को फूड सोर्सेस मिलने लगे। हम देखते हैं कि एलिफेंट्स, राइनोसोरस और टाइगर्स जैसे प्राणी अपने लार्ज साइज और एडेप्टिवनेस के लिए फेमस हैं, जो इस रिच इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए जरूरी था। भारत का ये दौर एक रिच बायोडाइवर्सिटी का उदाहरण है, जो हम आज भी भारत के विभिन्न भागों में देख सकते हैं। ये प्राणी और इकोसिस्टम भारत के नेचुरल हिस्ट्री का एक अच्छा प्रमाण है और आज भी ये प्राणी अपने नेचुरल हैबिटेट्स में सरवाइव कर रहे हैं। भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो अपने विशेष प्राकृतिक समृद्धि और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत के भूगोल और क्लाइमेटिक कंडीशंस का विकास इतने अनोखे तरीके से हुआ है कि यहाँ के विभिन्न इकोसिस्टम्स दुनिया के अन्य रीजन से बिल्कुल अलग है। ये यूनिक कंडीशंस भारत को एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाती हैं। इस वास्ट समृद्धि के पीछे कई करोड़ों सालों का नेचुरल इवोल्यूशन है, जो भारत को अपने प्राणियों और वनस्पतियों के लिए एक विशेष जगह बनाता है। भारत के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो दुनिया में गिनी चुनी जगह में से एक है। इस देश के अंदर आपको विभिन्न प्रकृति के रंग देखने को मिलते हैं। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फर्टाइल ग्रासलैंड्स, स्प्रॉलिंग डेजर्ट्स और इंट्रिकेट मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सब कॉन्टिनेंट की भूगोल और जलवायु का मेल को प्रभावित करती है। भारत की स्थिति भी स्पेशल है क्योंकि ये आर्कटिक से लेकर इक्वेटर तक के बीच का रीजन कवर करती है। इसी वजह से यहाँ कई प्रकार के प्राणियों और पौधों को विकास करने का अवसर मिला है। प्रणयलाल अपने किताब इंडिका में इस समृद्ध प्रकृति को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में कैसे डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स और जियोग्राफिकल फीचर्स ने यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को एक रेयर और वैल्यूएबल आइडेंटिटी दी है। ये बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स की जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं का नतीजा है। भारत में एक और स्पेशलिटी ये है कि ये देश अपने अंदर कई इकोसिस्टम को संजो कर रखता है। ये अलग अलग इकोसिस्टम्स भारत की प्रकृति को समृद्ध और विचित्र बनाते हैं। अब हम इन इकोसिस्टम्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला है रेन फॉरेस्ट। भारत के साउदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे डेंस और समृद्ध फॉरेस्ट में शुमार होते हैं। यहाँ का मौसम गर्म और बारिश वाला होता है, जो पौधों और प्राणियों के लिए आइडियल है। ये रेन फॉरेस्ट में आपको रेयर प्रकार के मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय भारत के सबसे समृद्ध रेन फॉरेस्ट को संजो के रखते हैं। यहाँ लायन टेल्ड मकाक, मलाबार जायंट स्क्वेरल और कई इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं। सुंदरबंस का मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत के कोस्टल इकोसिस्टम का एक अनोखा उदाहरण है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ रिवर और ओशन का मेल होता है, अपने अंदर कई इंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षित करते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल।
यह यूनिक इकोसिस्टम अपने नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए भी जाना जाता है, जो कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म्स और साइक्लोन से बचाता है। भारत का थार डेजर्ट दुनिया का एक बड़ा एरिड रीजन है, जो अपने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद भी कई रेयर स्पीसीज को अपना घर बनाता है। थार के इकोसिस्टम में आपको कैमल्स, इंडियन गजेल यानी चिंकारा और रेयर डेजर्ट फ्लोरा देखने को मिलती है, जो पानी की कमी और एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने में सक्षम है। भारत के सवाना और ग्रासलैंड्स भी अपने समृद्ध वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध हैं। ये इकोसिस्टम भारत के अंदर कई बड़े मैमल्स के घर हैं, जैसे इंडियन बाइसन यानी गौर, एशियाटिक लायन और इंडियन एलिफेंट। ये ग्रासलैंड्स मेनली सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न भारत में पाए जाते हैं। भारत को दुनिया के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शुमार किया गया है। वेस्टर्न घाट्स और हिमालय रीजन दो ऐसी जगहें हैं जहां बायोडाइवर्सिटी अपने एक्सट्रीम पर है। एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने का मतलब है कि ये रीजन अपने अंदर रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज को संरक्षित करते हैं, जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। इसके बावजूद ये रीजन्स इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए सेंसिटिव भी होते हैं। भारत के अंदर इस तरह के हॉटस्पॉट होने का मतलब है कि यहाँ के प्राणी और पौधे विशेष संरक्षण के पात्र हैं और उनका जीवन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से गुजर रहा है। प्रणय लाल ने इस पॉइंट पर काफी डिटेल में बताया है कि कैसे ये रीजन्स और यहाँ के बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए क्रूशियल हैं। ये हॉटस्पॉट्स न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी को दिखाते हैं, बल्कि वो इकोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को संरक्षित करते हैं, जो पृथ्वी के क्लाइमेट और जीवन के लिए जरूरी है। भारत के बायोडाइवर्सिटी की खोज करते वक्त कई ऐसे प्राणी और पौधे सामने आते हैं जो दुनिया के किसी और रीजन में नहीं मिलते। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो थार डेजर्ट में पाई जाती है, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज है। इस प्राणी का वजन ज्यादा और उड़ान की क्षमता कम होने के बावजूद ये अपने यूनिक इवोल्यूशनरी ट्रेट्स के कारण डेजर्ट में सरवाइव करती है। लायन टेल्ड मकाक, जो वेस्टर्न घाट्स के डेंस रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, एक और रेयर स्पीसीज हैं, जो भारत के एंडेमिक स्पीसीज का एक अच्छा उदाहरण है। ये प्राणी अपने थिक टेल और स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इन प्राणियों का विकास भारत के इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है और अगर ये वैनिश होती हैं तो यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को भी नुकसान होगा। एशियाटिक लायन भी भारत के गुजरात रीजन के अंदर एक विशेष स्पीसीज है, जो अपने ग्लोबल एक्सटिंक्शन के कगार पर है। भारत के अंदर केवल गिर फॉरेस्ट रीजन ही एक ऐसी जगह है जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, जो इस देश की वाइल्ड लाइफ लेगेसी के प्रतीक हैं। इन सब स्पीसीज के इवोल्यूशन भारत के मिलियंस ऑफ ईयर्स के जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रतिक्रियाओं का प्रमाण है। भारत की लैंड मास और जलवायु इतनी बारीकियों के साथ बदली कि यहाँ के प्राणियों और पौधों को नए और अलग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ा। इस तरह की एडेप्टेशन ने भारत के इकोसिस्टम को और ज़्यादा रेजिलिएंट और समृद्ध बनाया। ये कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन और इन्वायरमेंटल शिफ्ट्स भारत को दुनिया के सबसे यूनिक और डाइवर्स रीजन्स में एक बनाते हैं। भारत की प्राचीन हिस्ट्री न सिर्फ प्राणियों और वनस्पतियों तक सीमित है, बल्कि यहाँ का ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत का भूगोल, नेचुरल रिसोर्सेस और क्लाइमेटिक कंडीशंस का विकास ऐसे हुआ कि ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज के लिए एक आइडियल हैबिटेट बन गए। भारत में अर्ली ह्यूमंस का आगमन और उनका यहाँ अडॉप्ट होना एक और अच्छी स्टोरी है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से समझने का मौका देती है। अर्ली ह्यूमंस भारत में कब और कैसे आए, ये एक अहम प्रश्न है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ह्यूमंस का प्रथम आगमन अफ्रीका से भारत तक माइग्रेशन के माध्यम से हुआ, लगभग 70,000 साल पहले। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर भारत की तरफ आए। भारत का क्लाइमेट और इन्वायरमेंट अर्ली ह्यूमंस के जीवन के लिए अनुकूल था, क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट, रिवर्स और प्लेन्स उन्हें खाने के साधन, शेल्टर और नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान करते थे। ये अर्ली ह्यूमंस ग्रेजुअली भारत के विभिन्न रीजन्स में फैले और उन्होंने अपने आप को यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस के साथ अडेप्ट किया। हर प्रदेश में नेचुरल रिसोर्सेस अलग थे और अर्ली ह्यूमंस का सर्वाइवल इसी पर निर्भर था कि उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति का
कैसे फायदा उठाया। इंडिका में प्रणयलाल इस माइग्रेशन को नेचुरल हिस्ट्री और ह्यूमन इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। जब हम अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। भारत में कई ऐसी साइट्स हैं जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स की एविडेंस को दिखाती हैं। ये साइट्स हमें बताती हैं कि अर्ली ह्यूमंस ने यहाँ कैसे जीवन व्यतीत किया, कैसे उन्होंने अपनी आजीविका के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और कैसे उनका सोशल लाइफ डेवलप हुई। सबसे प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका का आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से लगभग 30,000 साल पहले पुरानी रॉक पेंटिंग्स और स्टोन टूल्स मिले हैं। ये रॉक शेल्टर्स अर्ली ह्यूमंस के जीवन और उनकी कल्पना शक्ति का प्रतीक हैं। भीमबेटका के शेल्टर्स के अंदर जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं वो ये दिखाती हैं कि उस समय के ह्यूमंस न सिर्फ हंटर गैदरर्स थे, बल्कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को समझने और उसके साथ क्रिएटिव इंटरेक्शन करने का एक विशेष तरीका भी विकसित कर लिया था। भारत के अर्ली ह्यूमंस का सर्वाइवल उनके आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर था। अर्ली ह्यूमंस ने अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के टूल्स और टेक्नोलॉजीज का विकास किया। सबसे पहले हम बात करते हैं फायर की, जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आग का उपयोग न सिर्फ शिकार के लिए होता था, बल्कि उनके लिए कुकिंग और प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टूल था। आग की खोज के साथ उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की एक महत्वपूर्ण कला सीखी। इसके अलावा उन्होंने स्टोन टूल्स का विकास किया, जो शिकार, फूड गैदरिंग और सर्वाइवल के लिए उपयोगी थे। ये प्रिमिटिव टूल्स जैसे स्पीयर्स, स्टोन एक्सेस और नाइव्स उनके जीवन को आसान बनाते थे और उन्हें वाइल्ड एनिमल्स और दूसरे थ्रेट से बचाते थे। अर्ली ह्यूमंस ने अपने आसपास के स्टोन्स और वुड्स का इस्तेमाल करके ये टूल्स बनाए और ये सब अर्ली ह्यूमंस के इवॉल्विंग इंटेलिजेंस और सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज का एक अनिवार्य पार्ट बन गए। शेल्टर के रूप में भीमबेटका जैसे रॉक शेल्टर्स और केव्स का उपयोग अर्ली ह्यूमंस ने किया। ये नेचुरल शेल्टर्स उन्हें हार्श वेदर और प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन प्रदान करते थे। ये सब टेक्निक्स और इनोवेशंस अर्ली ह्यूमंस के सर्वाइवल और उनके सोशल और कॉग्निटिव विकास के प्रतीक हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भारत के अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और ये हमें प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती है। भीमबेटका के अंदर जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं उनमें कई एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को डिपिक्ट किया गया है। ये साइट भारत के अंदर अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमें इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं। भीमबेटका के अंदर जो स्टोन टूल्स मिले हैं उनके एनालिसिस के माध्यम से ये पता चला है कि यहाँ के अर्ली ह्यूमंस काफ़ी एडवांस्ड हंटिंग और गैदरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। यह शेल्टर प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए एक सेफ जोन था, जहाँ से उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट का इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन किया और उन ऑब्जर्वेशंस को पेंटिंग्स के रूप में डिपिक्ट किया। प्रणयलाल अपनी किताब इंडिका में भीमबेटका का विशेष रूप से जिक्र करते हैं, क्योंकि ये साइट भारत के प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का प्रतीक है। ये साइट हमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के कॉग्निटिव इवोल्यूशन के बारे में भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है। भारत का अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन और उनका सेटलमेंट एक लंबी यात्रा थी, जो अपने अंदर सर्वाइवल, एडेप्टेशन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के कई एग्जाम्पल्स रखती है। भारत के अंदर भीमबेटका जैसे साइट्स हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि अर्ली ह्यूमंस न सिर्फ अपने आसपास के रिसोर्सेज को समझने में सक्षम थे, बल्कि उन रिसोर्सेज का सुविधाजनक तरीके से उपयोग भी करते थे। अर्ली ह्यूमंस के जीवन के इवोल्यूशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत की लैंड मास कैसे उनके डेवलपमेंट में एक क्रिटिकल रोल अदा करती है। भारत के प्राचीन इतिहास में नदियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि ये सिविलाइजेशंस के जन्म का एक मूल आधार थे।
भारत की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सिंधु यानी इंडस और ब्रह्मपुत्र न सिर्फ अपने जियोलॉजिकल ओरिजिन्स के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि इनका विकास प्राचीन समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालने वाला रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे ये नदियां अपने जियोलॉजिकल शिफ्ट्स के माध्यम से बनी और कैसे इन्होंने भारत के प्राचीन समय में एग्रीकल्चर, ट्रेड और सेटलमेंट्स का विकास किया। भारत की मेजर रिवर सिस्टम्स का विकास भारत के जियोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय रेंज की, जो भारत के प्रमुख रिवर सिस्टम्स के जन्म को बनाते हैं। हिमालय का निर्माण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन के कारण हुआ, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई। इस टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण हिमालय रेंज उठी और उसी के साथ गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का अस्तित्व भी आया। ये टेक्टोनिक शिफ्ट इतने प्रभावशाली थे कि हिमालय की मेल्ट होते ग्लेशियर्स ने गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जन्म दिया। नदियां सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थी, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को जन्म और विकास इन नदियों के आसपास ही हुआ। प्राचीन भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई थी। इस नदी के आसपास फर्टाइल लैंड और पानी का एक्सेस था, जिसने इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रदान किए। इसी तरह गंगा और यमुना नदी के आसपास भी कई महत्वपूर्ण सिविलाइजेशंस का विकास हुआ। गंगा को भारत में पवित्र माना गया और इसका समर्थन सिर्फ पानी के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में भी हुआ। गंगा के आसपास के रीजन्स में एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखा गया, जो भारत के प्राचीन समय से लेकर आज तक चला आ रहा है। ये नदियां प्राचीन सिविलाइजेशंस के लिए एक एसेंशियल लाइफलाइन थी। उन्होंने इन नदियों के आसपास अपने शहरों का बेस बनाया और उसे अपना एग्रीकल्चर, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का डेवलपमेंट भी किया। यही नदियां भारत के प्राचीन सोसाइटी को एक सूत्रधार के रूप में जोड़ती थी और इन्होंने प्राचीन अर्बनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। भारत के अंदर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का विकास नदियों के आसपास ही हुआ। इन फर्टाइल लैंड्स ने फार्मर्स को परफेक्ट कंडीशंस दी, जिसमें क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सिंधु के आसपास थी, उसने नदी के वाटर मैनेजमेंट का एक एडवांस सिस्टम विकसित किया। इन लोगों ने इरिगेशन सिस्टम्स और कैनाल्स का उपयोग किया ताकि पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें। सिंधु के आसपास एग्रीकल्चर ने इन लोगों को ट्रेड और कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक पावर दी। इसी तरह गंगा और यमुना के प्लेन्स भी एग्रीकल्चर के लिए विकसित थे। ये फर्टाइल प्लेन्स जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर के माध्यम से बनाए गए थे, एक हाई प्रोडक्टिविटी जोन्स थे। यहाँ पर राइस, व्हीट और पल्सेस जैसे मेजर क्रॉप्स ग्रो होती थी, जो सिविलाइजेशन के लिए एक एग्रीकल्चरल बैकबोन बनी। गंगा प्लेन्स का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोग रिवरीन ट्रेड रूट्स का उपयोग करते थे और ये रिवर्स एक महत्वपूर्ण ट्रेड कॉरिडोर बन गई थी। ब्रह्मपुत्र के आसपास भी कई प्राचीन सिविलाइजेशनल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ के लोग नदियों का इस्तेमाल न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि वुड, मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी करते थे। ये नदी स्रोत भारत के ट्रेड और कॉमर्स के विकास के लिए भी एक अहम रोल प्ले करती थी। भारत के अंदर जियोलॉजी और ह्यूमन सिविलाइजेशंस का एक गहरा संबंध रहा है। प्राचीन भारत में सेटलमेंट्स नदियों के आसपास ही बनी क्योंकि यहाँ पर पानी का एक्सेस था, फर्टाइल लैंड थी और ट्रेड और ट्रेवल के लिए रिसोर्सेस थे। सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ अर्ली ह्यूमंस ने नदी के इस्तेमाल अपने सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक विकास के लिए किया। भारत की जियोलॉजिकल और क्लाइमेट हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स रही है। जब इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तब ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नीचे था। लेकिन जब भारत एशिया के साथ कोलाइड हुआ और हिमालय का विकास हुआ, तो इसका क्लाइमेट ड्रामेटिक तरीके से बदला। हिमालय के बनने से भारत का टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हुआ और भारत एक आइस एज से गुजरा। इस पृथ्वी के कूलिंग फेज ने भारत के नॉर्दर्न रीजन में काफी बड़े ग्लेशियर्स और ठंडे क्लाइमेट को जन्म दिया। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पृथ्वी का क्लाइमेट दोबारा वार्म होने लगा, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगे और भारत में नदियों का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये वार्मिंग फेज काफी एक्सटेंडेड था, जिससे भारत का
ट्रॉपिकल और मॉनसून बेस्ड क्लाइमेट विकसित हुआ। इस ट्रॉपिकल और वार्म क्लाइमेट ने फ्लोरा और फौना का एक वाइब्रेंट और डाइवर्स इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद की। ये साइकिल ऑफ वार्म एंड कूल पीरियड्स भारत के ओवरऑल इन्वायरमेंटल लैंडस्केप का एक इसेंशियल पार्ट रहा है। क्लाइमेट के इन शिफ्ट्स का भारत के जीव जंतुओं पर सीधा असर पड़ा। आइस एज के दौरान भारत में काफी सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड ने कई ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वार्म पीरियड्स आए, नई स्पीसीज का विकास हुआ और फ्लोरा और फौना ने दोबारा अपने आप को अडेप्ट किया। हिमालय के बनने और मानसून की स्टेब्लिश होने के बाद भारत में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का विकास शुरू हुआ। ये फॉरेस्ट काफी फर्टाइल और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हो गए। भारत के इकोसिस्टम्स जैसे कि रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स सबने अपने यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। एंशिएंट प्लांट स्पीसीज जैसे कॉनिफर्स और ट्रॉपिकल प्लांट्स और फर्न्स ने भारत के अलग अलग रीजन्स में अपना विकास किया। फौना में भी इवोल्यूशन हुआ और हाथी, टाइगर और राइनोसोरस जैसे स्पीसीज इवॉल्व हुई और डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में फ्लोरिश करने लगी। भारत का मॉनसून सिस्टम वर्ल्ड के सबसे सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक फिनोमेना में से एक है। हिमालय और वेस्टर्न घाट के उठने के साथ भारत में एक पावरफुल मानसून साइकिल विकसित हुई। मानसून भारत के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का बैकबोन बन गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेचुरल इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी पर भी काफी प्रोफाउंड रहा। मानसून का पानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को फर्टाइल बनाता है, वेटलैंड्स और रिवर सिस्टम्स को सस्टेन करता है और डेजर्ट्स जैसे इकोसिस्टम्स में भी लाइफ को सपोर्ट करता है। वेस्टर्न घाट्स जो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये मानसून के पानी से फ्लोरिश करते हैं। ये मानसून के बारिश वाले रीजन ही भारत के अंदर कई स्पीसीज को सर्वाइवल और विकास का एक चांस देते हैं। भारत की नेचुरल हिस्ट्री काफी हद तक इन मानसून सिस्टम के अराउंड ही घूमती है। ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि इन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के लिए भी जीवनदायक रहा है। लेकिन कभी कभी मानसून के वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के कारण भी भारत के बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स का सामना करना पड़ा है, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स और डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज। आज भारत का क्लाइमेट एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन ड्रिवेन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं और ओशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। ये सभी फैक्टर्स भारत के डाइवर्स इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करने वाले हैं। अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ये नदियों के वाटर फ्लो पर इम्पैक्ट डालेगा, जो प्राचीन समय से एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स का एक मेजर सोर्स रहे हैं। भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स भी ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से थ्रेटन हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस एक क्रिटिकल इशू बन गया है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बीच का बैलेंस बनाना भारत के लिए एक आने वाले समय का बड़ा चैलेंज है। भारत के क्लाइमेट का इवोल्यूशन करोड़ों सालों में हुआ है और इस चेंजिंग क्लाइमेट ने इस देश की फ्लोरा, फौना और इकोसिस्टम्स को डीपली इम्पैक्ट किया है। हिमालय के बनने से लेकर मानसून के एस्टेब्लिश होने तक भारत का क्लाइमेट अपने आप में एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन आज के समय में ये क्लाइमेट और नेचुरल हिस्ट्री ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण रिस्क में है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने नेचुरल हेरिटेज को समझें और फ्यूचर के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सलूशन खोजें, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट सिक्योर रहें। जब ह्यूमंस का विकास हुआ तो उन्होंने सिर्फ अपने जीवन का स्वरूप ही नहीं बदला, बल्कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी डीपली मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। भारत जैसे समृद्ध नेचुरल हिस्ट्री वाले देश में हमारी प्राचीन और मॉडर्न सिविलाइजेशंस ने हमेशा अपने आसपास के लैंडस्केप को अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाला है। एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के जरिए ह्यूमंस ने भारत के इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया, लेकिन इसका कॉस्ट कई बार हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स पर पड़ा। आइए देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस ने भारत के नेचुरल लैंडस्केप को शेप किया और कैसे हमारी प्रोग्रेस और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखा गया है। जब ह्यूमंस ने एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से ट्रांजिशन करके एग्रीकल्चर को अडेप्ट किया, तब भारत के नेचुरल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज था फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए किए गए।
जब प्राचीन ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगानी शुरू की तो उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट को काटकर अपनी फार्मिंग लैंड्स बनाई और धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन भारत के काफी हिस्सों में कॉमन हो गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ सेटलमेंट्स का विकास भी हुआ और अर्बनाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। भारत की प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स, प्लैन्ड सिटीज और लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के जरिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। ह्यूमंस ने पानी के नेचुरल फ्लो को डाइवर्ट करना शुरू किया, जिससे रिवर्स और वेटलैंड्स भी इम्पैक्टेड हुए। अर्बनाइजेशन के दौरान भी ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को अपने फायदे के लिए ढाला। प्राचीन शहरों में स्टोन और ब्रिक का काफ़ी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया गया और ज़मीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा बिल्डिंग्स और रोड्स के लिए क्लियर किया गया। ये सब चीज़ें भारत के इकोसिस्टम पर एक बड़ी इम्पैक्ट के रूप में देखी गई हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे सिटीज़ में सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स और इरिगेशन चैनल्स का डेवलपमेंट किया गया। ये लोग नदियों का पानी डाइवर्ट करते थे ताकि उन्हें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकें। ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि कैसे प्राचीन ह्यूमंस ने नेचुरल रिवर्स और वेटलैंड सिस्टम्स को अपने एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए कंट्रोल किया। इंडस वैली के लोगों ने सिर्फ ज़मीन का ही नहीं बल्कि मटेरियल रिसोर्सेज का भी सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन किया। हड़प्पा सिविलाइजेशन में स्टोन, टिम्बर और ब्रिक्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था और ये सभी रिसोर्सेज फॉरेस्ट और क्वेरीज से आए। इसका मतलब ये है कि डिफॉरेस्टेशन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन उस समय भी एक क्रिटिकल फैक्टर था जो एनवायरनमेंट को डीपली इम्पैक्ट करता था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने बैलेंस और सस्टेनेबल अप्रोच के लिए भी जानी जाती है। इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते वक्त इन्वायरमेंटल लिमिट्स का ध्यान रखा था। वाटर मैनेजमेंट और प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर्स उनके इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज के समय में भारत के लैंडस्केप काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। एक तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के जरिए ह्यूमन प्रोग्रेस देखते हैं और दूसरी तरफ हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन का भी सामना कर रहे हैं। भारत की प्राचीन हिस्ट्री में भी ये बैलेंस मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहा है। एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन जैसे एक्टिविटीज़ ने एक तरफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ इसने नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट किया। डिफॉरेस्टेशन के कारण फॉरेस्ट हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हुए, जिससे वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। रिवर्स को डाइवर्ट करने और वेटलैंड्स को ड्राई करने के कारण वाटर इकोसिस्टम्स डिग्रेड हुए और कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा। ये बैलेंस तब भी था और आज भी है। ह्यूमन प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच एक फाइन लाइन है जिसे मेंटेन करना ज़रूरी है। भारत के लैंडस्केप पर प्राचीन और मॉडर्न दोनों सिविलाइजेशंस का प्रभाव रहा है, लेकिन ये हमेशा एनवायरमेंट को बैलेंस करके सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करने का एक एफर्ट करते हैं। आज के समय में जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का थ्रेट और ज़्यादा हो चुका है, तब मॉडर्न कंजर्वेशन एफर्ट्स इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज का विकास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहे हैं नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स जैसे एरियाज के प्रोटेक्शन एफर्ट्स ने इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट और इंडियन राइनो के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया है। ये एफर्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वाइल्ड लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आगे के जनरेशन्स भी भारत की रिच बायोडाइवर्सिटी का आनंद उठा सकें। भारत के इतने गहरे और समृद्ध नेचुरल हिस्ट्री को समझने से हम अपनी आज के दुनिया और फ्यूचर के बारे में भी कई इंपॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं। इंडिया की नेचुरल हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, सब कुछ इवॉल्व होता है। सबसे पहला लेसन जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि हम एक ऐसे प्लेनेट पर रह रहे हैं जो हमेशा चेंजिंग मोड में है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से लेकर क्लाइमेट चेंजेस तक। इंडिया का लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। ये डायनेमिक नेचर हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वाटर रिसोर्सेस हो या बायोडाइवर्सिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशंस नेचर के साथ किसी भी तरह से सस्टेनेबल होनी चाहिए। जब तक ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ किया, तब तक सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली ने फ्लोरिश किया। लेकिन जहाँ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किए गए, वहाँ
इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चैलेंजेस बन गए। प्रणय लाल की इस किताब ने हमें इंडिया की ज़मीन से लेकर इस पर जीने वाली स्पीसीज तक के जर्नी का एक डीप और डिटेल्ड व्यू दिया। हमने देखा कि कैसे इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में टेक्टोनिक शिफ्ट और क्लाइमेटिक चेंजेस ने सब कॉन्टिनेंट को शेप किया। हमने समझा कि कैसे इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और एशिया से टकराने के बाद हिमालय का जन्म हुआ। ये कोलिजन सिर्फ एक जियोलॉजिकल इवेंट नहीं था, बल्कि भारत के पूरे इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डायनामिक्स को रिडिफाइन करने वाला इवेंट था। भारत की प्राचीन जीवन फॉर्म्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर फॉर्म्स और डायनासोर्स तक के सफर को हमने देखा। हमारे पास्ट के लिविंग रिकॉर्ड्स हैं ये सब। फॉसिल्स से हमें ये पता चलता है कि भारत कितना वाइब्रेंट और डाइवर्स था। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद भारत में मैमल्स का विकास हुआ, जिसमें आज के एलिफेंट्स, टाइगर्स और राइनोसोरस जैसे बड़े स्पीसीज सम्मिलित हैं। भारत का बायोडाइवर्सिटी एक ग्लोबल एसेट है जो रेन फॉरेस्ट से लेकर मैनग्रोव तक हर इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। भारत की नेचुरल हिस्ट्री सिर्फ जियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। ह्यूमंस का अराइवल और उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हमारे आज के एनवायरनमेंट और सिविलाइजेशन को डीपली प्रभावित करता है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि नेचुरल हिस्ट्री को समझना एक विंडो है जिसे हम अपने पास्ट के इवेंट्स को समझ सकते हैं और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स ले सकते हैं। हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्लाइमेट शिफ्ट और इकोसिस्टम डेवलपमेंट्स का नॉलेज हमें बताता है कि हम किस तरह से अर्थ के साइकिल में एक छोटा पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।